तो आइए शुरू करते हैं बायोलॉजी को। बायोलॉजी यह ग्रीक शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और दो शब्द कौन कौन है? तो पहला है बायोस और दूसरा है लोगोस। ये बायोस और लोगोस, ये बायोस का अर्थ क्या होता है, लोगोस का अर्थ क्या होता है? क्योंकि ये तो ग्रीक भाषा में, इसके अर्थ क्या होता है ये देखते हैं। तो बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। वैसे विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे। अब तो जीवन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ बोलते हैं, लाइफ। और यह विज्ञान की एक पार्ट है, यानी कि विज्ञान की एक शाखा है। तो विज्ञान की शाखा तो इसको हम साइंस कर सकते हैं, यानी कि लाइफ साइंस। तो वर्तमान में जीव विज्ञान को लाइफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया होगा? तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में लैमार्क तथा ट्रेविरेनस लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग 1801 ईस्वी में लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने कर दिया, लेकिन इससे पहले से बायोलॉजी का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका था। ऐसा नहीं कि यहाँ से 1801 ईस्वी से ही बायोलॉजी मतलब आया है, इससे पहले जीव का बारे में अध्ययन वगैरह कुछ था ही नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले कई ईसा पूर्व से यह था। अब उसको देखते हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस, इनका अवधि है 460 से 377 बीसी, 460 से 377 बीसी। और इस अवधि में यह क्या कहते हैं कि बीमार लोगों को ठीक करने की तकनीक की जानकारी देते हैं। अर्थात कोई अगर व्यक्ति बीमार पड़ गया तो उसको किस रूप में ठीक किया जाए, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इलाज क्या होगा, इसके बारे में बताते हैं हिप्पोक्रेटस साहब ने। जब हिप्पोक्रेटस ने बीमार लोगों को ठीक करने की जानकारी दी तो यह एक औषधि विज्ञान कहलाया, ठीक है। और औषधि विज्ञान का जनक कौन हुए? हिप्पोक्रेटस। तो इस चलते मेडिकल साइंस कही या फिर औषधि विज्ञान, औषधि विज्ञान यानी मेडिकल साइंस। तो औषधि विज्ञान के पिता कौन? हिप्पोक्रेटस। क्योंकि हिप्पोक्रेटस ने ही 460 से 377 ईसा पूर्व के बीच में ही बीमार लोगों को ठीक करने की तकनीक की जानकारी दिए थे। इसके बाद एक बहुत बड़े दार्शनिक या बहुत बड़े विद्वान के रूप में उभर के आते हैं जिनका नाम है अरस्तु, जो सिकंदर के गुरु भी हुआ करते थे हुए थे। उनका नाम है अरस्तु। इनका समयावधि देखें तो इनका समयावधि है 384 से 322 बीसी। आप सोचिए कि सर पहले हिप्पोक्रेटस को लिख दिए, उसके बाद लिख रहे हैं अरस्तु को, जबकि अरस्तु आप लोग सुने होंगे कि अरस्तु जीव विज्ञान का पिता है। समय के आधार पर देखा तो सबसे पहले हिप्पोक्रेटस ने ही जीवन के बारे में या जीवों के बारे में कुछ जानकारी दिया था, इसलिए सबसे पहले हिप्पोक्रेटस को लिखा गया है, उसके बाद अरस्तु को लिखा गया। तो अरस्तु साहब 384 से 322 ईसा पूर्व में एक पुस्तक की रचना करते। उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलम। हिस्टोरिया एनिमेलम। अब हिस्टोरिया एनिमेलम पुस्तक की रचना किए, तो फिर इनको अरस्तु को बायोलॉजी का पिता क्यों कहा जाने लगा? अरस्तु ने जब हिस्टोरिया एनिमेलम का रचना की, इसमें 500 प्रकार के जीवों का उल्लेख किया। और जब 500 प्रकार के जीवों का उल्लेख किया तो 500 प्रकार के जीवों का उल्लेख करने के कारण इन्हें विज्ञान की एक दूसरी शाखा आती है, बायोलॉजी की एक दूसरी शाखा है जूलॉजी। अभी देखेंगे उसको, जूलॉजी, इसका भी पिता कहा जाने लगा। और यह जीवों पर आधारित होने के कारण बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का भी पिता कहा जाने लगा। तो अर्थात हिस्टोरिया एनिमेलम में 500 प्रकार के जीवों के बारे में जानकारी देने के कारण अरस्तु को बायोलॉजी का तथा जूलॉजी का पिता कहा जाने लगा। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम आता है थियोफ्रेस्टस। इधर लिखते हैं थियोफ्रेस्टस। इनका जीवन काल देखें तो 187 से 285 BC। इस अवधि में
इन्होंने भी एक पुस्तक का नाम एक पुस्तक की रचना की, जिस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब हिस्टोरिया प्लांटेरम इधर देखें तो कौन था, हिस्टोरिया एनिमेलम, इधर है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम यह इसमें प्लांट के बारे में बताया था, और इसमें कितने, तो 500 प्रकार के पौधों की जानकारी दी थी। और 500 प्रकार के पौधों की जानकारी देने के कारण ही थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाने लगा। इसके बाद बहुत सारे विज्ञान के ब्रांच हुए, जिसमें कुछ ब्रांच को अब आगे देखेंगे सीरियली में। तो ये बोटनी और जूलॉजी के बाद उसके अलावा और सारी भी जो जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, जिसको हम अध्ययन की सुविधा के लिए बहुत सारे शाखाओं में विभाजित किए हैं, उन सभी शाखाओं में से कुछ शाखाओं को देखते हैं। सभी शाखाओं को देखना तो अभी संभव नहीं है, कुछ शाखाओं को देखते हैं, फिर बाद बाकी जैसे जैसे आगे आएगा फिर उनको वीडियो बना देंगे। पहला है बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम दो भाग में बांटे, बोटनी और जूलॉजी। उसके बाद इम्पोर्टेंट ब्रांच रहता है बायोलॉजी का, ऐसा नहीं कि इतना ही है, इसके अलावा भी है इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें सबसे पहला है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में क्या करते हैं कि किसी भी जीव के बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं। किसी भी, अगर कोई व्यक्ति है, मानव भी है, तो मानव की बाहरी संरचनाओं का अध्ययन करेंगे कि उसका शरीर किस तरह का है, संरचना उसका बाहर से कैसा दिखता है, तो इन सभी को देखते हैं, तो वो मार्फोलॉजी कहलाता है। यानी किसी जीव के बाहरी संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी। उसके बाद है एनाटॉमी, किसी जीव के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन, यानी कोई अगर जैसे किडनी का अध्ययन, लीवर का अध्ययन, अमाशय का अध्ययन, छोटी आंत का अध्ययन, बड़ी आंत का अध्ययन, हड्डियों के अंदर का अध्ययन, तो इस तरह से मतलब विभिन्न प्रकार के जब अध्ययन करते हैं शरीर के अंदर का, तो हम उसे क्या कहेंगे, एनाटॉमी, यानी कि यह आंतरिक संरचनाओं का, शरीर के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन होता है। उसके अलावा है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में क्या करते हैं कि दांत तथा मुंह का अध्ययन करते हैं, दांत और मुख का, तो क्या कहलाता है, मुख या मुख गुहा, यानी माउथ कैविटी। माउथ कैविटी, जब दांत और माउथ कैविटी यानी मुख गुहा का अध्ययन करते हैं, तो वह विज्ञान की एक अलग शाखा होती है, जिसके हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी। उसके बाद है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। और कोशिका तो आप जानते हो कि जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान भी इसको कहते हैं। इसको इंपॉर्टेंट है, इसके जस्ट बाद कोशिका ही हमें पढ़ना है। उसके बाद है इकोलॉजी। इसमें देखना है कि जब जीव किसी वातावरण के संपर्क में आता है, तो उसे किस प्रकार का लाभ और हानि देखने को मिलता है, और वातावरण को उससे क्या हानि पहुंचता है या क्या लाभ होता है, ये इसका जब अध्ययन करते हैं, तो वह एक विज्ञान की शाखा होती है, जिसे हम कहते हैं इकोलॉजी। अर्थात जीव तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का जब अध्ययन करते हैं, तो वह विज्ञान की एक अलग शाखा होती है इकोलॉजी में। अब है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो नेफ्रोलॉजी में हम किडनी का अध्ययन करते हैं। और ध्यान रखें, किडनी एक संरचना है जिसकी इकाई क्या है, नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन एक कोशिका है, या नेफ्रॉन नामक कोशिकाओं से किडनी बना होता है। जब किडनी का अध्ययन करते हैं, तो विज्ञान की एक शाखा कहलाती है नेफ्रोलॉजी। और किडनी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक दोनों इकाई होती है नेफ्रॉन। संरचनात्मक कहने का मतलब जिससे उसका शरीर बना है, और क्रियात्मक कहने का मतलब जिससे उसका कार्य संपन्न होता है। उसके बाद है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी में आंखों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी में कीट का अध्ययन किया जाता है, यानी इंसेक्ट्स। जब इंसेक्ट्स का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, इंटोमोलॉजी। उसके बाद है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाएगा, यानी इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में सरीसृप का यानी रेप्टाइल्स का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। अगर कोई, क्योंकि बहुत सारे पक्षी जो विलुप्त हो रहे हैं, जिसको रेड डाटा बुक एक मतलब आता है, वो ज्योग्राफी में पढ़ना है, या इसी में जब हम ये इकोलॉजी देखेंगे तो इकोलॉजी में रेड डाटा बुक को भी देखना है।
तो उसमें बहुत सारे जीवों पक्षियों का नाम लिखा है जो कि विलुप्त हो गया है, ठीक है, या विलुप्त होने के कगार पे है। तो उन सभी के बारे में यानी किसी भी पक्षियों के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑर्निथोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, हड्डी का, और हड्डी जो बना होता है वो ऑस्टियोसाइट नामक सेल से बना होता है। उसके बाद है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में क्या करते हैं कि हम रक्त का अध्ययन यानी ब्लड का अध्ययन करते हैं, तो वो हीमेटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है इम्ब्रायोलॉजी। इम्ब्रायोलॉजी में भ्रूण का अध्ययन कहलाता है। भ्रूण, जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो उसे भ्रूणावस्था कहते हैं, और उस अवस्था में उस बच्चे की जब बारे में अध्ययन करते हैं तो वह क्या कहलाता है, इम्ब्रायोलॉजी कहलाता है, यानी भ्रूण कहलाता है। भ्रूण विज्ञान या भ्रूण का उसमें अध्ययन करते हैं तो भ्रूण विज्ञान ही कहलाता है, यानी इम्ब्रायोलॉजी। इसके हिस्टोलॉजी यानी उत्तकों का अध्ययन। उत्तकों का जब अध्ययन करेंगे तो विज्ञान की शाखा कहलाएगी हिस्टोलॉजी। उत्तक तो आगे पढ़ना ही एक चैप्टर है ये उत्तक, लेकिन समान कोशिकाओं का संरचना जो समान कार्य को संपन्न करे उसे ही उत्तक कहेंगे। और ऐसे उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। उसके बाद इक्सोबायोलॉजी। इक्सोबायोलॉजी में क्या होता है कि पृथ्वी के बाहर यानी पृथ्वी के बाहर दूसरे प्लैनेट पर या दूसरे कहीं भी पृथ्वी से बाहर जब जीवन का अध्ययन करते हैं, वहाँ जीवन की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो एक विज्ञान की शाखा कहलाती है क्या, इक्सोबायोलॉजी। उसके बाद है न्यूनेटोलॉजी। न्यूनेटोलॉजी में क्या करते हैं कि नवजात शिशुओं का अध्ययन करते हैं, यानी कोई बच्चा हाल ही में अगर जन्म लिया है यानी शिशु है, नवजात शिशु, और उसके बारे में जब अध्ययन करते हैं उसका रहन सहन या किसी भी मामले में, तो क्या कहलाता है, न्यूनेटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो आप लोग क्लास 9-10 से ही परिचित होंगे जेनेटिक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स में क्या करते हैं कि वंशानुगति एवं विविधता का अध्ययन करते हैं। विविधता एक टर्म आता है, विविधता क्या होता है, वंशानुगति तो समझ रहे होंगे कि एक वंश से यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना वंशानुगति हो गया। विविधता का अर्थ यह होता है कि जैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने के क्रम में कुछ नए चीज़ों का बाहर आना, कुछ नए गुणों का बाहर आना, तो विविधता कहलाता है, वेरिएशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद है टर्टोलॉजी। टर्टोलॉजी में क्या किया जाता है कि बालों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है जेनेटोलॉजी। इसमें बुढ़ापा का अध्ययन करता है कि आखिर किस कारण से कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है। उसके बाद है डेक्टिलोग्राफी। डेक्टिलोग्राफी में क्या होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अध्ययन किया जाता है। जो डीएनए फिंगरप्रिंट निकाला जाता है किसी व्यक्ति का, और उस डीएनए फिंगरप्रिंट का जब अध्ययन किया जाता है तो उस एक विज्ञान की अलग शाखा कहलाती है डेक्टिलोग्राफी। उसके बाद है प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, यानी फॉसिल्स के बारे में, जो कोई भी पदार्थ जीव रहा होगा और बहुत समय पहले पृथ्वी की तरह में दब गया होगा, वर्तमान में वह खुदाई के द्वारा निकल रहा है और वह एक अलग रूप ले, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब जीवाश्म के ही अंश है, ठीक है, यानी इनके बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा, प्लेंटोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या करते हैं, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है डेंड्रोकार्डियोलॉजी। और डेंड्रोकार्डियोलॉजी में क्या होता है कि वृक्षों का उम्र निर्धारण। अब वृक्षों का उम्र निर्धारण कैसे करते हैं, जैसे कोई वृक्ष है उसका देखना है कि वह कितने वर्षों का, तो इसका निर्धारण के लिए हम उस वृक्ष को काटेंगे और उसके जो अंदर में रिंग रहता है बना हुआ, वो देखें कि रिंग, जैसे कोई देखिए ये कोई वृक्ष है, इसको काटा गया, इसमें अंदर में देखें कि ये कितने रिंग बने हुए हैं, ठीक है, यानी इस रिंग को या छल्ले को काउंटिंग करके तब उसका उम्र निर्धारण किया जाता है। और यही तकनीक कहलाता है क्या, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में जब जीवाणु और विषाणु यानी बैक्टीरिया और वायरस दोनों को सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं तो यह विज्ञान की शाखा कहलाती है माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद आता है जब जीवाणु को अलग और विषाणु को अलग करके अध्ययन करते थे। विषाणु की एक स्पेशल शाखा आती है, यानी कि एक अलग शाखा है। विषाणु को जिसको हम कहते हैं वायरोलॉजी, यानी वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, और बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, यानी जीवाणु का अध्ययन जीवाणु विज्ञान, और विषाणु का अध्ययन विषाणु विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वायरोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। उसके बाद आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में क्या होता है कि कवकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, यानी कवक विज्ञान भी इसे हिंदी में कहते हैं। उसके अलावा आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, जिसे शैवाल विज्ञान भी कहा जा सकता है। यानी माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। ध्यान रखेंगे इसमें यहाँ से, यानी कि ये माइक्रोबायोलॉजी से माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, ये तीन को में कन्फ्यूजन रहेगा। ध्यान रखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी में जीवाणु तथा विषाणु दोनों का अध्ययन होता है। उसके अलावा माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है।
और वायरस के लिए या विषाणु के लिए एक स्पेशल ब्रांच है जिसे हम कहते हैं वायरोलॉजी, और बैक्टीरिया के लिए एक स्पेशल शाखा है या ब्रांच है जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि जीवाणु विज्ञान। तो इस प्रकार और भी बचा हुआ है, इसको अगले वीडियो में देखें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में ज़्यादा दिक्कत होता है, इसीलिए अगले वीडियो में अब देखेंगे इससे आगे। फिलहाल इतना ही।